once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 12th students, by finally IP Informatics Practices book code 065 के यूनिट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है. दैट इज पाइथन पेंडास पार्ट 1, जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में डिटेल में समझा प्रैक्टिकल के साथ. आज क्या डिस्कस करेंगे मैम? तो एज पर शेड्यूल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th यूनिट 1 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 पाइथन पेंडास पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज इट इज आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे. जी हाँ, यदि लेकर आना चाहते हो पूरे 100 में से 100 मार्क्स, तो बेटा इस सफर की शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ. चाहे आपने क्लास 12th में IT लिया हो, AI लिया हो, CS लिया हो या IP लिया हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. द वन एंड ओनली योर बरखा मैम्स चैनल, है ना जी. तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना. एज पर जैसे मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस हैं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है, आगे का पूरा सफर साथ मिलकर तय करना है ना जी. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना. अब इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स यदि नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, विद 100% फ्री ऑफ नोट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो. बस उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी. चलो तो करते हैं श्री गणेश आज के सेशन का विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. रिमेंबर अगेन कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज बताने वाली हूँ ये 110% एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक है. सुमिता अरोरा की बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और सुमिता अरोरा से कोई अच्छी बुक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो वहीं से बनता है. तो एनसीईआरटी को तो हम कवर करेंगे. जब सुमिता अरोरा को कवर कर रहे हैं हम उस बुक को, तो उसमें आपको ओवरऑल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, है ना जी. तो एनसीईआरटी आपके साथ में कवर होती चल रही है. नाउ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, दैट व्हाट इज पेंडास लाइब्रेरी ऑफ पाइथन. पाइथन में पेंडास लाइब्रेरी क्या होता है ना, और इसके साथ व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी पाइथन में. तो देखो बेटा, पेंडास पार्ट 1 ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें इस लाइब्रेरी की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है. यदि आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करना है तो पेंडास से अच्छी कोई लाइब्रेरी हो ही नहीं सकती है पाइथन में. पेंडास इज अ पाइथन्स डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है. जब भी आप कोई AI मॉडल बनाते हो या आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, तो एट दैट टाइम ये जो लाइब्रेरी आपको एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है. इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं. सो बेसिकली यही लिखा हुआ है, दैट प्रोवाइड्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस. इट प्रोवाइड्स फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर्स. बल्क में कोड लिखने की जगह बस इस पेंडास लाइब्रेरी के कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मॉड्यूल्स, उनका यूज करो और काम खत्म करो, है ना. तो कम कोड में ज्यादा बेस्ट वे में आप यहाँ पर काम कर सकते हो. एंड मेकिंग वर्किंग विथ लेबल डेटा इन इजी एंड इंट्यूटिव मैनर ऑल्सो. नाउ इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग huge amount of data at the same time. It provides multiple ways to handle missing data, thereby the making data analysis more accurate and reliable. कुल मिला के डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिलायबल एक्यूरेट वे में डेटा को एनालाइज करने के लिए हम पेंडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं. और इसके 2 मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है. 2 पार्ट में मैंने सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाया था. होपफुली आपने वीडियो देख लिए होंगे. दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और होता है जिसको कहते हैं पैनल डेटा, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है ना. चलो, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेस एंड नंपाई अरे. डिफाइन एक्सेस फॉर 2D अरेज. देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नंपाई अरे में इस एक्सेस से क्या समझते हो, ठीक है. और 2D अरे में, 2D एंड D अरे में आपको एक्सेस के लिए बताना है क्या होता है, ठीक है. तो नंपाई अरे अच्छे से पता है. नंपाई अरे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एन डायमेंशनल तक आप नंपाई अरे को क्रिएट कर सकते हो. एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनता है. ये भी नंबर्स को एनालाइज करने में ही यूज किया जाता है. न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरीज को कहते हैं. सो एन डायमेंशंस तक यहाँ पर क्या करते हो आप, नंबर्स को, एरेज को क्रिएट कर सकते हो. सो डायमेंशंस आर कॉल्ड एक्सेस. यहाँ जो डायमेंशंस होती है ना, उन्हीं को एक्सेस कहते हैं, ठीक है. जैसे कि आपने 1 डायमेंशन में 1 2 3 4 क्रिएट कर लिया, ये 1D अरे हो गई. यदि मैं 2D अरे की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 जिसमें रो और कॉलम होते हैं वो 2D होते हैं. जैसे 3D 4D 5D ND अरे को ये सपोर्ट करता है नंपाई अरे, ठीक है. नंपाई लाइब्रेरी, इसमें जो डायमेंशन होते हैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, उन्हीं को एक्सेस कहते हैं. इसको हम रैंक भी कहते हैं. क्लियर, मींस अ नंबर ऑफ एक्सेस. कितनी नंबर ऑफ एक्सेस है, जैसे 1 डायमेंशन है तो 1 रैंक हुआ, 2 डायमेंशन है तो 2 रैंक हुआ. सो 2 डायमेंशनल ND अरे है 2 करस्पॉन्डिंग एक्सेस, 1 इज रो एंड 1 इज कॉलम. देख रहे हो ये एक 2 डायमेंशन अरे है. यहाँ पे देखो ये आपकी 2 रो हो गई और ये 3 कॉलम्स हो गए. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो बात करें यहाँ पे द फर्स्ट एक्सेस रनिंग वर्टिकली, तो जो वर्टिकली आपको एक्सेस दिखती है वो कहलाती है आपकी क्या,
जो इस वर्टिकली एक्सिस के साथ में रन कर रही होती है वो आपकी कहलाती है यहाँ पर अक्रॉस रो, जो रो के अक्रॉस चल रही होती है वो कहलाती है आपकी कॉलम। और द सेकेंड एक्सिस रनिंग हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द कॉलम्स उसको कहते हो आप रोज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों की डेफिनेशन लिखी है जिनके लिए वैल्यूज यूज करते हो। एक्सिस इक्वल्स टू 0 मतलब रो की बात कर रहे हो, एक्सिस इक्वल्स टू 1 मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। मतलब जब आप पेंडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी का यूज करोगे तो वहां पे यदि मैंने लिखा एक्सिस इक्वल्स टू 0 पैरामीटर तो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रो की, और यदि मैं लिखती हूँ एक्सिस इक्वल्स टू 1 पैरामीटर की वैल्यू तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉलम की वैल्यूज। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ हाउ इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। अभी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम से कैसे डिफरेंट है, जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, सारे डिफरेंसेस करवा दिए। नंपाई सीरीज के बीच में डिफरेंस, सीरीज डेटा फ्रेम के बीच में डिफरेंस, नंपाई सीरीज के बीच में डिफरेंस, सारे मैंने डिफरेंस आपको करवाए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं। एंड द क्वेश्चन इज हियर कि सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है। तो सीरीज वन डायमेंशनल डेटा ऑब्जेक्ट होता है जो सिर्फ इंटीजर्स को, फ्लोट्स को, स्ट्रिंग को, इनको होल्ड करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेस होती है वो एक ही एक्सेस होती है। लाइक इस तरीके से आपको सपोज अपने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्कोर करवाना है 90, 80, 60, 40, तो आपने एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना लिया जिसकी एक्सेस वैल्यू 0 होती है क्योंकि इसमें एक ही रो आप क्रिएट करते हो। और डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट कैन हैव कॉलम्स विद पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स। अ डेटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स व्हिच मेक इनपुट डिक्शनरीज, लिस्ट, सीरीज एंड इवन अदर डेटा फ्रेम्स। मतलब आप यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो जो कि एक हम बोल सकते हैं क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, नेम और क्लास स्टूडेंट की, यहाँ पे फिर आप इस तरीके से नेम, रोल नंबर, क्लास यूजर के एंटर कर देते हो। तो एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हुआ जिसको आप लिस्ट का यूज करके, डिक्शनरी की यूज करके, सीरीज का यूज करके, खुद डेटा फ्रेम की मदद से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज, कॉलम 2 बेसिकली इंडेक्सेस होते हैं, या सिंगल इंडेक्स होता है या डबल इंडेक्सेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नाउ इट एक्ट एज एन सेपरेट सीरीज ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर इसमें हम देखें तो ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीसरा सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज ऑब्जेक्ट से मिलकर बनाई जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब डेटा फ्रेम में 2 एक्सेस वैल्यूज होती है। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब रो एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मतलब कॉलम एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो अभी डिफरेंस आप कॉलम में भी लिख कर आ सकते हो। अगर ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है तो बाकायदा आप कॉलम बनाओ और कॉलम में भी डिफरेंस लिख कर आ सकते हो। ठीक है, नाउ 4th क्वेश्चन, गिवन आर 2 ऑब्जेक्ट्स, अ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स नेमली LST1 एंड अ सीरीज ऑब्जेक्ट नेमली SER1। अगेन इसको मार्क कर लो, इसको टिक मार्क कर लो, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, जो करना है कर सकते हो इस क्वेश्चन के साथ। ये एवरी ईयर आता है क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रिमेंबर माई वर्ड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत केयरफुली समझना। इस पर बेस्ड अभी हम कुछ 2-3 और क्वेश्चंस देखेंगे, ये इसलिए यहाँ पे लिए गए हैं क्योंकि एज इट इज आते हैं। अब यहाँ बताया कि एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट का नाम है भाई LST1, ओके। और एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है SER1। ध्यान से समझना, बोथ हैव सिमिलर एलिमेंट्स। लिस्ट में भी 2, 3, 4, 6, 8 है और सीरीज में भी 2, 4, 6, 8 है। नाउ फाइंड द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, प्रिंट LST1 into 2 एंड प्रिंट SER1 into 2। मतलब ये जो ऑपरेटर है इसको आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहते हो, एस्ट्रिक भी कहते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर लिस्ट के साथ कैसे काम करता है और ये सीरीज के साथ कैसे काम करता है? सेम एलिमेंट दोनों में है, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ कि लिस्ट में एलिमेंट है आपके 2, 4, 6, 8, ठीक है, और इसको यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर जनरेट होता है? सीरीज के एलिमेंट भी आपके पास में 2, 4, 6, 8 है और यदि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या जनरेट होता है? तो लिस्ट के एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, सीरीज के जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो लिस्ट के जो एलिमेंट है वो अपने आप में रिपीट हो गए। जैसे लिस्ट की बात कर रही हूं मैं, तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 2 बार रिपीट हो गया क्योंकि हमने क्या लिखा था यहाँ पर? LST1 into 2, लिस्ट के एलिमेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करवाया। तो एक्चुअल में यहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं क्योंकि लिस्ट में ये जो स्टार है, ये जो एस्ट्रिक का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, वो रिपीटेशन का काम कर रहा होता है। दिस ऑपरेटर वर्क एज रिपीटेशन, रिपीटेटर ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन वहीं जब मैंने लिखा SER1 सीरीज में जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8,
8 और उसके बाद क्या था 6 6 2 12 एंड 8 2 16। तो यहाँ पे बकायदा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2 4 6 8 में, देन द आंसर विल बी जनरेटेड। और 0 1 2 3 क्या हो गया, सीरीज के इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रीवियस क्वेश्चन पर कि कैन यू स्पेसिफाई द रीजन बिहाइंड आउटपुट प्रोड्यूस द कोड स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि लिस्ट में एलिमेंट को रिपीट कर दिया और सीरीज ने एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा। सो व्हाट्स द रीजन, द रीजन बिहाइंड दिस दैट फर्स्ट में व्हेन स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद द लिस्ट ऑब्जेक्ट देन लिस्ट ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट दोज वैल्यू। लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, उन वैल्यूज को रिपीट करता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 टाइम रिपीट होता। अब उसके बाद में दूसरे अगर सीरीज की बात करें तो जितनी स्केलर वैल्यूज होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है इन सीरीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि सीरीज में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो प्लस माइनस इनटू डिवीजन। अंडरस्टूड। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि कैसे यहाँ पर सीरीज और लिस्ट में जो है एलिमेंट लिस्ट में रिपीट होते हैं, सीरीज में मल्टीप्लाई होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। Now, given a series object S13 as shown below। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक S13 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट, ये सीरीज है S13 नाम की, जिसमें ABCD इंडेक्सेस है और 7 6 0 0 5 6 0 0 7000 7000 ये उसकी वैल्यूज है। तो सीरीज की इंडेक्स है ABCD और वैल्यूज है कुछ ये, और इसका नाम है S13। ठीक है जी, चलो। Why is the following code produces error। अब भाई यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये एरर जनरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है बेटा कि ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है। कोड पहले ध्यान से देखो, इंपोर्ट पेंडाज एस पीडी, ये तो बिल्कुल सही लिखा है मैम। नाउ S13 डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ 0,5 प्रिंट S13। यहाँ पे आप S13 डॉट इंडेक्स का यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि इसके इंडेक्स रिटर्न होंगे, लेकिन उसमें आप क्या असाइन कर रहे हो, रेंज ऑफ 0,5। तो भाई क्या ये लाइन आपको यहाँ पे सही लग रही है, इस लाइन में कुछ एरर लग रही है या नहीं लग रही है। तो यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एरर है। ये जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा, ट्राइंग टू असाइन 5 न्यू इंडेक्सेस टू इट बाय S13 डॉट इंडेक्स का मतलब जितने इंडेक्सेस है वो। अब इसमें आप रेंज फंक्शन की मदद से क्या कर रहे हो, 0 से लेकर 5 मतलब 0 1 2 3 और 4 इतने इंडेक्सेस को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो S13 में इंडेक्स एट्रीब्यूट की मदद से। So basically we can change the index of series object only if a new index are same in count as original. That is why the given code is producing an error. तो यहाँ पर रीजन सिर्फ इतना ही है कि ये कोड एरर प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नए 4 इंडेक्सेस को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है। डेटा फ्रेम म्यूटेबल हो सकती है लेकिन सीरीज नहीं है। सीरीज में यदि आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, नई सीरीज को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे आपको नई सीरीज क्रिएट करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओनली इफ द न्यू इंडेक्सेस आर सेम इन काउंट एज ओरिजिनल एंड दैट इज व्हाई द गिवन कोड इज प्रोड्यूसिंग एन एरर। बात समझ में आई। नाउ कंसीडर अ गिवन सीरीज। अब M नाम की एक सीरीज दी हुई है, M1 नाम की, ये M1 नाम की सीरीज है जिसमें इंडेक्सेस देखो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं 45 65 24 89। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन पेंडास का जो कि ये सीरीज को क्रिएट कर देगा। अब इस सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, 3 से 4 तरीके हैं सीरीज को क्रिएट करने के। सिंपल सी बात है, डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं मैम। और कैसे क्रिएट कर सकते हो सीरीज ऑब्जेक्ट को, डेटा और इंडेक्स से सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो सीरीज को क्रिएट करने के लिए मैम हम इंपोर्ट करेंगे पेंडास लाइब्रेरी, क्योंकि ये किसका है, ये बेसिकली पेंडास लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको सीरीज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर S नाम से एक सीरीज क्रिएट करोगे pd डॉट सीरीज फंक्शन की मदद से। रिमेंबर दिस, S कैपिटल होता है ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आप क्या पास करोगे, सपोज आपने डेटा पैरामीटर में डेटा वैल्यूज दे दी लाइक 45 65 24 89 कॉमा लगाया और इंडेक्स पैरामीटर में इंडेक्स की वैल्यू दे दी लाइक टर्म 1। समझ में आई बात, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये लेबल्ड इंडेक्स है टर्म 2 एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, अब जब आप प्रिंट करोगे S को, जब आप इस S को सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो भाई सेम एज इट इज सीरीज आपको मिल जाएगी। अभी ये जो डेटा इंडेक्स में मैंने वैल्यूज दी इसको आप डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मैंने बताया अभी वैसे ही देखो सीरीज को क्रिएट किया गया है, सेम है ना। आप चाहो डेटा इज इक्वल्स टू नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्टली लिस्ट प्रोवाइड करोगे तो लिस्ट में वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ करेक्ट द एरर रिपीटेड बाय द कोड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, राइट करेक्टेड कोड फॉर द सेम।
अब आपको क्या करना है, जो एरर रिपोर्ट की थी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करोगे, जो अभी हमने S13 डॉट इंडेक्स देखा था, यहाँ पे रेंज 0,5 लिखने की जगह हम क्या लिख देंगे 1,5। ठीक है जी। तो जो इंडेक्सेस ABCD थे वो अब बदल जाएंगे 1,5 में। देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे जब आपने लिखा था रेंज 0,5, तो भाई 0,5 मतलब 0 1 2 3 4 5 मतलब 2 3 और 3 6 इंडेक्सेस आ रहे थे। जबकि उस पर्टिकुलर सीरीज में कितने इंडेक्सेस थे, 5 इंडेक्सेस थे, ABCDE, है ना। 5 इंडेक्सेस थे कि 4 इंडेक्सेस थे, देखते हैं जरा, है ना। सीरीज दी हुई है गिवन क्योंकि, ओके जी। यहाँ कितने इंडेक्सेस दिए हुए थे, बेसिकली इस सीरीज में आप देखो 0 से 5 तक के आपको कुछ इंडेक्सेस दिए, 4 इंडेक्सेस दिए हुए थे ABCD। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अब आपको क्या करना है, 4 इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने 0,5 की जगह पर क्या लिख दिया है, अब रेंज ऑफ 1,5। तो यहाँ पर अब 1 2 3 और 4 लास्ट वैल्यू तो एक्सक्लूड होती है। अच्छा यहाँ भी लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज। देखो ये 5 हो गए एलिमेंट और यहाँ पे ये 4 एलिमेंट है, तो ये मैच कर जाएंगे ना ABCD, ये इनसे कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे आराम से। बट यदि आप मैच नहीं कर पाओगे इंडेक्सेस को, तो फिर वैल्यूज में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ एरर जनरेट होगी। अगर सीरीज के किसी इंडेक्सेस को आपको बदलना है, सो यू कैन चेंज इट, बट उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि सीरीज अलाउ नहीं करता है, सीरीज इम्यूटेबल है। डेटा फ्रेम में चेंजेस कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर यदि आप 0,5 लिखोगे तो 5 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, बट 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट हो गए तो 5 आपको इंडेक्सेस मिलेंगे। बट ऑलरेडी सीरीज में S13 सीरीज में तो 4 ही इंडेक्स है, तो ये अनमैच हो रहा था, दैट्स व्हाई एरर विल कम। तो हमने क्या कर दिया, इसको 0 की जगह पे 1,5 कर दिया। तो अब 1 से लेकर 4 तक 4 इंडेक्सेस हो गए। अब ये इंडेक्सेस इससे रिप्लेस आराम से हो जाएंगे S13 डॉट इंडेक्स लिखोगे तो। ठीक है। तो अब जो सीरीज जनरेट होगी वो ऐसे जनरेट होगी, 1 2 3 4 ABCD की जगह पर ये आएगा, और जो आपकी वैल्यूज थी 7 6,000 4,000 4,000 वो एज इट इज आ जाएगी। क्लियर। नाउ कंसीडर द गिवन बिलो 2 कोड फ्रेगमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, आपको 2 कोड फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। विल दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, क्या ये दोनों सेम ही आउटपुट जनरेट करेंगे? बेटा कोड बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम कोड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे मैं समझा रही हूँ ना सिंपल तरीके से, बिल्कुल वैसे ही सीखना है। अब देखो यहाँ पे FST नाम से एक लिस्ट बना दी 9 10 11, और OB1 नाम से एक सीरीज क्रिएट करा जिसमें डेटा इस FST इस लिस्ट से प्रोवाइड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर डेटा वैल्यूज में असाइन कर रहे हैं। मतलब सीरीज की जो डेटा वैल्यूज बनेगी वो लिस्ट में 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बेसिस पर। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, FST इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। FST यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें डेटा वैल्यूज 9 10 11 दी हुई है, और अब आप क्या कर रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में इस डेटा वैल्यू को FST इंटू 2 कर रहे हो। तो यदि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी ये सेम क्वेश्चन हमने आगे किया कुछ 2-4 क्वेश्चन के पहले, और क्या बताया था कि लिस्ट में यदि मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 करते हो तो ये मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेटर है वो रिपीटेशन का काम करता है ना। और वही यदि सीरीज में मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 कुछ भी करते हो तो ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेगा, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इस लिस्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करो। भाई FST तो लिस्ट है ना, ये FST क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट में तो इसका आंसर जनरेट होगा 9 10 11 9 10 11, है ना। और यहाँ पे ये FST क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये सीरीज का ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा वैल्यूज 9 10 11 है। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 10 इंटू 2 और 11 इंटू 2 कुछ इस तरीके से होना चाहिए मैम। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यस, जैसे मैंने बताया वही आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये 9 10 11 9 10 11 पहले वाले में 2 बार एलिमेंट्स रिपीट हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं लिस्ट को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। वही लाइन लिखी हुई है, पाइथन लिस्ट इंटू 2 विल रिपीट द वैल्यूज ऑफ लिस्ट 2 टाइम्स। डन। और सेकंड वाले में सीरीज ऑब्जेक्ट टू डेटा कंटेंट्स द, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे FST, उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल परफॉर्म वेक्टराइज ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो 9 2 18 10 2 20 एंड 11 2 22। द आंसर इज हियर। ठीक है। तो सेम चीज मैंने बताई ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बी अवेयर अबाउट दिस। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये कोड आपके सामने दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना है। देखो, इंपोर्ट pandas as PD,
ऑब्वियस। FST नाम की एक लिस्ट बनाई है 9, 10, 11, PD डॉट सीरीज में इस लिस्ट को पास कर दिया, इस लिस्ट से एक सीरीज जनरेट हो जाएगी जिसके इंडेक्सेस 0, 1, 2 होंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस FST इंटू 2 को कर रहे हैं, तो मैम इससे 9, 10, 11, 9, 10, 11 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे SCD नाम की एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने इस लिस्ट को पास किया है, और वहां पे यदि मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर अब लिस्ट से क्या क्रिएट हो रहा है, एक सीरीज क्रिएट हो रहा है, और सीरीज में अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप प्रिंट करवाते हो, क्या प्रिंट में आपने करवाया ऑब्जेक्ट 1 डबल इन्वर्टेड में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूं। यदि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 और मैं प्रिंट करवाती हूं इस तरीके से a, तो इसका आंसर क्या आएगा जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मैम 5, और यदि मैं लिखती हूँ प्रिंट में सिंगल या डबल इन्वर्टेड में a, तो अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ a प्रिंट होगा। वाई? बिकॉज सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड के अंदर जो भी लिखते हो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, और प्रिंट फंक्शन उसको एज इट इज प्रिंट करता है। तो यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 OB1 को डबल इन्वर्टेड में लिखा है तो OB1 ही रिटर्न होगा, और जब यहाँ पे OB1 को बिना सिंगल इन्वर्टेड के लिखा है तो यहाँ पे देखो ये जो FST है लिस्ट है, और लिस्ट से सीरीज क्रिएट की हुई है, तो अब यहाँ पे जो FST है इंटू 2, कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल तो लिस्ट ही है, तो यहाँ पे 9, 10, 11 2 बार आपको प्रिंट होता हुआ शो होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में कहीं ना कहीं FST तो एक लिस्ट ही है ना। अब OB2 देखो ये डबल इन्वर्टेड में लिखा है, तो OB2 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगेन OB2 में देखो SCD इंटू 2, तो SCD क्या बन गया, अब इस लिस्ट से एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन चुका है, और सीरीज ऑब्जेक्ट में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 18, 20 एंड 22। दिस विल बी दी आंसर। चलो चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ देखो ये 9, 10, 11, 9, 10, 11 रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये FST मतलब कि ये एक लिस्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। और यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 एज इट इज आया, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड में प्रिंट करवाया था, ये डबल इन्वर्टेड में, ये सिंगल इन्वर्टेड में नहीं, ये नॉर्मली प्रिंट हुआ था। और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू यहाँ पे SCD नाम की जो सीरीज थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी इस कोड का क्या आउटपुट है, कोड ध्यान से देखना। इंपोर्ट पेंडास एस पीडी नंपाई एस यूडी, क्या लिखा हुआ है, पेंडास एस पीडी नंपाई एस एनपी कर लो, गलत छप गया है वो। ठीक है जी। नाउ अब डेटा नाम से हमने क्या बनाया, एक नंपाई अरे बना ली। अब नंपाई अरे में भी आप एलिमेंट्स देते हो, तो यहाँ A1, B1, C1, D1, E1, F1 इस नाम से हमने एक एरे बनाई है। ठीक है, तो डेटा नाम की एक एरे कुछ इस तरीके से बनेगी, A1, B1, C1, D1, E1 एंड F1। नाउ अब इस नंपाई एरे को हमने सीरीज में पास कर दिया, सीरीज ऑब्जेक्ट में, तो S नाम की ये सीरीज हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रिंट क्या करवा रहे हो, यहाँ पर आप जो प्रिंट करवाओगे वैसा प्रिंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज L डॉट, डबल इन्वर्टेड में जो लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब आप यहाँ पे लिख रहे हो S ऑफ कॉलन लगा के 3 मीन्स व्हाट, हम क्या बोलेंगे कि मैम इसके जो इसके इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही इसके इंडेक्सेस होंगे। तो ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से कहां से स्टार्ट होगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 एक्सक्लूड होता है। तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, A1, B1, C1, क्या मिल जाएगा, A1, B1, C1। ठीक है, नाउ प्रिंट सेकेंड, अभी फर्स्ट प्रिंट होगा ये वाला एलिमेंट, अभी सेकंड क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे S ऑफ -3, क्या दिया हुआ है, S ऑफ -3 कॉलन दिस। तो अब -3 से स्टार्टिंग होगी, -3 मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो -3 से लास्ट तक आपको जाना है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे कुछ आप इसको नंबरिंग कर सकते हो। तो -3 से आपको मूव करना है, तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, देखो D1, E1, F1 मिल रहा है, और यहाँ पे A1, B1, C1 मिल रहा है। माइनस वाली बात समझ में आ गई ना कि नहीं है। देखो माइनस में क्या होगा, D1, F1, E1 मिल रहा है ना, तो -3 से वैल्यू से स्टार्ट होगी। ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3। यहाँ देखो ये -1, -2, -3, -3 से लास्ट तक जाना है। तो D1, C1 और B1 ये -3 से लास्ट तक गया, बट लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इधर जाना है ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रिटर्न हो रही है। अंडरस्टूड, क्योंकि छोटे नंबर बड़े नंबर होते हैं ना माइनस के केस में। क्लियर हुआ, एंड तक जाना है, क्योंकि हमें ये -3 यहाँ मिल रहा है, तो एंड एलिमेंट कुछ नहीं, तो एंड एलिमेंट F1 है ना, तो D1, E1 और F1 ये 3 एलिमेंट आपको यहाँ रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का क्या आउटपुट है ये बताना है। वही सेम एक अरे बना दी, उस अरे को यहाँ पास कर दिया, अब एक इंडेक्स और दे दिया है।
क्या दे दिया, एक इंडेक्स और दे दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इंडेक्सेस आपके थे, देखो ये सेम है क्वेश्चन, यहाँ जो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट होते हैं, अब इसकी जगह पर इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे 1001 1002, मतलब A1 B1 C1 D1 E1 F1, ये कुछ सीरीज के एलिमेंट है जो नंपाई एरे से क्रिएट किए, एंड इसके जो इंडेक्सेस हैं वो इंडेक्स में हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं 1001 1002 1003 1004 5 एंड ओके, बस इतने ही एलिमेंट्स दिए हुए। ओके, ये F1 नहीं है, बस E1 तक ही है। देखो ये A1 B1 C1 D1 एंड E1। नाउ रिट्राइव मल्टीपल एलिमेंट्स विद लेबल्स और इंडेक्स। यदि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को इंडेक्स के साथ में एक्सेस करना है तो क्या आप ऐसे लिखोगे S of 1002 1003 1004, है ना। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा लाइक दिस। यदि आपको लेबल और इंडेक्स का नाम लिखना है तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज भी कर सकते हो। ये सेम तरीके से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1002 1003 1004, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपको 1002 से एक्सेस करना है कहाँ तक, 1005 तक, क्योंकि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो एक्सक्लूड होगा तो 1004 तक मिलेगा। दोनों तरीके सही है। लेबल इंडेक्सेस का बात किया था तो हमने इसके अकॉर्डिंग शो कर लिया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपने स्लाइसिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। Now consider the following code to create two data frames with similar values. What will be the printed by the code given below? Justify your answers. बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके चीजें, क्योंकि बच्चों को जनरली प्रॉब्लम जाती है कोड बेस्ड क्वेश्चन में, और ये सीरीज और डेटा फ्रेम के टॉप क्वेश्चन है कोड बेस्ड वाले जो एज इट इज आते हैं बेटा। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा नंबर अंदर के बदल देंगे, सीरीज के डेटा फ्रेम की वैल्यूज बदल देंगे, लेकिन पूरा पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, बिलीव नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लेना, और इस बात का इतिहास भी गवाह है। तो टोटल 30 से 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और हम आ चुके हैं अभी 13th नंबर के क्वेश्चन पे, तो थोड़ा पेशेंस रखना, एंड तक सेशन को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट टू डेटा फ्रेम्स। यहाँ पे दो डेटा फ्रेम क्रिएट की गई है 123 नाम से, DF1 एंड DF2। ठीक है, अब प्रिंट करवाया हमने पहले DF1 डबल इन्वर्टेड में, तो बेटा DF1 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने बिना डबल इन्वर्टेड के प्रिंट करवाया तो एक डेटा फ्रेम आपकी 1 2 और 3 की क्रिएट हो जाएगी, और इसके 0 1 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 0 नंबर की रो होगी, 0 1 2 करके कॉलम आ जाएगा। अब DF2 एज इट इज प्रिंट करवाया, DF2 एज इट इज, डेटा फ्रेम 2 भी सेम प्रिंट हो जाने वाली है ना। तो आप यहाँ पे ये करवा सकते हो, देखो ये DF1, ये डेटा फ्रेम 1, ये DF2, ये डेटा फ्रेम 2, सेम नाम से दोनों डेटा फ्रेम प्रिंट हो गई। सो आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अबव कोड विल बी शोन लाइक दिस। तो आप यहाँ पे दो डेटा फ्रेम में सेम वैल्यूज के साथ में उसको क्रिएट कर सकते हो। नाउ हाउ डज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इंडेक्सेस टू इट्स डेटा रोज। बहुत ध्यान से समझना कि डेटा फ्रेम में इंडेक्सेस को, डेटा रोज के इंडेक्सेस को कैसे स्पेसिफाई करते हो। तो इफ द इंडेक्सेस आर नॉट स्पेसिफाइड विद द डेटा फ्रेम देन दीज आर द जनरेटेड द इनपुट डेटा इन इंट्यूटिव फैशन। मतलब यदि आपने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होने वाले इंडेक्स तो डिफॉल्ट होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कीज ऑफ डिक्शनरी की विल बी द कॉलम इंडेक्स। ठीक है, एंड और बाय यूजिंग np.range फंक्शन इन केस ऑफ रो लेबल्स when n corresponds to the number of rows। ठीक है जी, यदि एरेज का यूज करते हो तो जो एरेज में एलिमेंट है वो वैल्यूज बन जाएंगे, और कीज का, डिक्शनरी का यूज करोगे तो जो कीज होंगी वो कीज क्या बनेंगी, कॉलम इंडेक्सेस बन जाएंगे। अंडरस्टूड। नाउ कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स x एंड y। x इज लिस्ट वेयर y इज सीरीज। अगेन वही लिस्ट और सीरीज का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको चीज पहले क्लियर की है कि बेटा लिस्ट और सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, कैसे भी पूछा जाएगा। दो तो देख लिए, तीसरा क्वेश्चन देखो। बोथ हैव सेम वैल्यूज। लिस्ट में भी 20 40 90 100 है, 110 है, और सीरीज में भी सेम है। अब क्या लिखा है, प्रिंट x इंटू वाई, x इंटू 2। तो x क्या है, x जो है वो लिस्ट है, x क्या है, लिस्ट है। ठीक है जी, और y इंटू 2 लिखोगे तो y क्या है, सीरीज है। y क्या है, सीरीज है, जो मैंने अभी बताया। तो यदि y इंटू 2 करोगे तो एलिमेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 40 80 9 2 80 180 220। लेकिन सीरीज में क्या होगा, ये नंबर, ये एलिमेंट उतनी ही बार वापस रिपीट हो जाएंगे, है ना। ये सेम चीजें किस में होगी, ये सेम चीजें होंगी लिस्ट में। तो जस्टिफाई योर आंसर। अगेन द सेम थिंग इज हियर, 20 40 90 20 40 90 110 सेम, द रिपीटेशन इज हियर, क्योंकि x एक लिस्ट है, और y यहाँ पे देखो 2 इंटू 20 इंटू 2 40 80 180 220 विल बी द आंसर। तो वही सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि लिस्ट जो है वो रेप्लिकेशन का काम करता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, और सीरीज में
यदि बात करें तो मल्टीप्लिकेशन होती है, वैल्यूज क्या होती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। ओके तो स्टार जो ऑपरेटर है वो दो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नाउ गिवन अ डेटा फ्रेम नेमली डेटा इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। अभी आपको यहाँ पर एक डेटा फ्रेम दिख रही है, ठीक है जी, दिख रही है डेटा फ्रेम। यहाँ यदि ध्यान से देखोगे इस डेटा फ्रेम में तो ये हो गए कॉलम इंडेक्सेस और ये हो गए आपके रो इंडेक्सेस, है ना, ये कॉलम और रो इंडेक्सेस है। और यहाँ जो ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ ये इसकी डेटा वैल्यूज है। अभी रो इंडेक्सेस एप्पल एप्पल पियर पियर लाइन दिया हुआ है, कॉलम इंडेक्सेस कलर काउंट प्राइस दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, राइट कोड स्टेटमेंट टू। इस डेटा फ्रेम को देखकर आपको कोड लिखना है। फाइंड ऑल रोज विद द लेबल एप्पल, एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी आता है। आपको इस पर्टिकुलर ये जो डेटा फ्रेम दिख रही है यहाँ से आपको सिर्फ उन्हीं रो को एक्सेस करना है जिनमें लेबल एप्पल है और कॉलम सारे आने चाहिए। मतलब आपके हिसाब से ये दो रो आनी चाहिए और बाकी सारे कॉलम्स आने चाहिए, सिर्फ पूरी वैल्यूज आनी चाहिए। नाउ लिस्ट फ्रूट्स विथ काउंट मोर देन 25। उन फ्रूट्स के नाम बता दो जिनके 25 से ज्यादा काउंट है। तो 25 से ज्यादा काउंट किन फ्रूट्स के हैं, यदि हम यहाँ पे बात करें तो पियर के हैं और है ना, हाँ यहाँ पे पियर के हैं जो रेड ग्रीन पियर्स है, लाइम के हैं, बाकी एप्पल को छोड़ के इन तीनों के 25 से ज्यादा काउंट है वो शो करना है। लिस्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो। अब आपको सिर्फ सेकंड, ये देखो थर्ड रो बता रही हूँ है ना, ये 0 1 2 3 4 इतनी रोज है। अब आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ रो ये रो को एक्सेस करना है सिर्फ। तो कैसे करोगे, इसके लिए कोड क्या लिखोगे, बहुत सिंपल कोड हमको लिखना है। ध्यान से देखो, डेटा डॉट लोक मैथड, आपको मैंने एक बताई थी लोक मैथड जो लेबल्ड इंडेक्सेस को यूज करने के लिए या अनलेबल्ड इंडेक्सेस को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लोक मैथड में हमने एप्पल लिखा तो जितने भी एप्पल से रिलेटेड रो होंगी वो पूरी पूरी रिटर्न हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ क्या रिटर्न होगा इतना लिखने से, सिर्फ ये। ओके नाउ अब आपको काउंट करवाना है तो काउंट फंक्शन यूज कर लोगे। तो डेटा ऑफ डेटा काउंट में जो 25 से ज्यादा काउंट जो 25 से ज्यादा डाटा वैल्यूज होंगी काउंट की, ये हमने यहाँ पे इंडेक्स का नाम लिख दिया। इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जहां 25 से ज्यादा वैल्यूज दिखेगी तो ये तो 25 है, 25 से ज्यादा वैल्यूज, तो सिर्फ ये रिटर्न आपको हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो को एक्सेस करना है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ और रो को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम iLook मेथड का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आप मेथड को यूज करें तो वही मैंने बताई आपको लाइन कि यहाँ पे आप स्लाइसिंग का यूज कर लोगे कि भाई 0 से एक्सेस करना है और यहाँ पर थर्ड तक एक्सेस करना है। एक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, नॉर्मल बस इतना ही आप लिख सकते हो। ओके चलो, कंसीडर द डेटा फ्रेम डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 16 अबव यूजिंग द सेम डेटा फ्रेम डेटा आंसर द फॉलोइंग। लिस्ट ओनली द कॉलम कलर एंड प्राइस यूजिंग लोक मेथड। लोक मेथड की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से सिर्फ कलर और प्राइस को एक्सेस करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे एक्सेस करोगे, बस लोक मेथड में कलर और प्राइस लिख देना। लिस्ट ओनली कॉलम 0 एंड 2, 0 और 2 को सिर्फ एक्सेस करना है तो कॉमा लगा के 0 और 2 लिख दो, बस वो एक्सेस कर पाओगे, है ना। लिस्ट ओनली रोज विद लेबल्स एप्पल एंड पियर, सिर्फ एप्पल और पियर को एक्सेस करना है तो कॉमा लगा के एप्पल और पियर लिख दो। ये सब लोक iLook मेथड में जाएगा। जब आप 0 1 2 3 इंडेक्स को यूज करते हो तो iLook मेथड का यूज कर लेते हैं हम। ये चीज तो क्लियर है ना, डिफॉल्ट इंडेक्सेस में iLook मेथड यूज होती है, नहीं तो अदरवाइज आप लोक मेथड का यूज करते हो और ये बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। नाउ लिस्ट ओनली 1 2 3 4 यूजिंग iLook, तो iLook में आपको 1 3 4 लिख देना है जस्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली जिसका यूज करना है तो आप सिर्फ कॉलम वैल्यूज लिख सकते हो। नाउ कंसीडर द डेटा फ्रेम डेटा इन क्वेश्चन नंबर 16 अबव यूजिंग द सेम डेटा फ्रेम आंसर द फॉलोइंग। वही सेम फॉलो करना है हमें। राइट स्टेटमेंट टू डिलीट रोज विद लेबल्स एप्पल एंड लाइम। अब आपको एप्पल और लाइम वाली जो रो है उसको डिलीट कर देना है भाई। तो डिलीट करने के लिए एक मेथड यूज होती है जिसको हम ड्रॉप मेथड कहते हैं, है ना। सीरीज और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में यूज कर लो। राइट स्टेटमेंट टू डिलीट कॉलम्स, कॉलम डिलीट करना है कलर और काउंट की, तो यहाँ भी हम वही यूज कर सकते हैं। देखो दोनों जगह ड्रॉप मेथड यूज किया हुआ है, बट यदि कॉलम डिलीट करना है तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 सेट करना है, रो डिलीट करना है तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 सेट करना है। एक्सेस की वैल्यू जरूर सेट करनी होगी। तो पहले हमको क्या डिलीट करना था, रो डिलीट करनी थी, तो रो डिफॉल्ट डिलीट होती है। एप्पल कॉमा लाइम लिख दिया, ये डिलीट हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू 0 सेट कर दो, बट ये डिफॉल्ट होता है। नाउ डेटा डॉट ड्रॉप में हमने कलर और काउंट लिख दिया, जो दोनों कॉलम डिलीट करना है, एक्सेस इक्वल्स टू 1 सेट किया, जिससे ये पता चल रहा है कि कॉलम की वैल्यूज डिलीट करनी है। ठीक है जी, तो लोक मेथड से हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, किसी भी डेटा वैल्यूज को उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। ड्रॉप मेथड से उसी डेटा वैल्यूज को इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं, बट ड्रॉप मेथड के साथ में एक्सेस पैरामीटर काम करता है।
है ना। नाउ गिवन अ डेटा फ्रेम एंड MDF इज शोन बिलो। अब MDF नाम की ये डेटा फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इस डेटा फ्रेम को ध्यान से देखो, ये हो गए कॉलम इंडेक्सेस ABC 01 रो इंडेक्सेस हो गए और 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट 1 फर्स्ट MDF.iloc मैथड। iloc मैथड में आप 0,0 को एक्सेस कर रहे हो, किसको 0,0 को एक्सेस कर रहे हो, तो भाई 0,0 पे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, है ना। वहीं आप MDF.log 0,C को एक्सेस कर रहे हो तो 0 और C पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना जी। इसी तरीके से 1,A को एक्सेस कर रहे हो तो एट फंक्शन क्या करता है वो बेसिकली यहाँ रिटर्न होगा। और i8 एट आपको जो है लेबल इंडेक्सेस के लिए आप यूज कर सकते हो और i8 ओनली जो आपके रो इंडेक्सेस होते हैं उस पे, मतलब जो आपके डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 सेम वैसे ही काम करता है। सो यस द आउटपुट इज 1 3 4 एंड 6। आगे बात समझ में कैसे आ रहा है 1 3 4 6, जैसे मैंने बताया कि 0 0 पे 1 है। अभी देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ABC 0 और 1, ठीक है जी। और यदि इसके डिफॉल्ट इंडेक्सेस देखे जाए तो ये 0 1 2 है डिफॉल्ट इंडेक्सेस, है ना। तो अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। क्या सर्च कर रहे हैं पहले हम 0 0, तो भाई ये 0 0 लोकेशन पे येलो कलर से लिख देती हूँ। ये 1 जो है किस लोकेशन पे 0 0 लोकेशन पे, या आप इसको क्या कहोगे 0,A लोकेशन पर है ये 1। ये 2 किस लोकेशन पर है 0,B लोकेशन पर है, या 0,1 कहोगे इसको, अंडरस्टूड। तो पहले 0,0 बोला था तो 0,0 पे 1 आया, 0,C बोला है तो 0,C पर क्या है ये 3 वाला एलिमेंट है, ये 0,2 बोल दो इसको, भाई 0 रो है 2 कॉलम है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ 3 रिटर्न हुआ। अभी 1,A पर क्या रिटर्न हुआ है देखो 4 रिटर्न हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। 1,A तो ये 1 रो है और ये A वाला आपका कॉलम है तो 4 रिटर्न हो रहा है। 1,2 पर क्या रिटर्न होगा 1,2 पर, ध्यान से समझना, ये 1,2 है इसमें आ जाएगा 6, ये 1,1 वाला एलिमेंट है तो यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ 4 रिटर्न हो गया। आगे बात समझ में, ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका है। नाउ व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डूइंग। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या काम करता है, df.drop। पहले तो ये समझ लो कि df डेटा फ्रेम है और उसको ड्रॉप कर रहा है, मतलब डिलीट कर रहा है। टोटल ऑर्डर 2 कॉलम्स को डिलीट कर रहा है। और कॉलम कैसे पता चल रहा है मैम, क्योंकि एक्सेस की वैल्यू 1 है। यदि एक्सेस की वैल्यू 1 है मतलब कॉलम डिलीट हो रहा है। कौन से कॉलम डिलीट हो रहे हैं, टोटल और ऑर्डर 2 कॉलम डिलीट हो रहे हैं। वही लाइन यहाँ लिखिए, द गिवन स्टेटमेंट इज डिलीटिंग द कॉलम्स टोटल एंड ऑर्डर फ्रॉम द डेटा फ्रेम DF. Now write the command using insert function to add a new column in the last place, third place named salary from the list. Salary equals to 10,000, 15,000, 20,000 in an existing data frame named EMP already have 2 columns. अभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना तो आंसर करके आ पाओगे। आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है वो भी इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, जिसमें आपको एक नया कॉलम ऐड करना है थर्ड प्लेस पर सैलरी नाम से। ओके, और सैलरी की जो वैल्यू है वो इस लिस्ट से आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो कैसे ऐड करोगे, तो EMP नाम से जो है एक डेटा फ्रेम हमने बनाई है जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं थर्ड लोकेशन पर एक कॉलम की वैल्यू क्या है सैलरी, कॉलम का नाम क्या है कॉलम इंडेक्स सैलरी, और वैल्यू में आपने इस सैलरी नाम की जो लिस्ट है उसको पास कर दिया। वेरी इजी, बात समझ में आ गई। इंसर्ट मेथड के थ्रू आप ये काम करवा सकते हो, मतलब डेटा फ्रेम में किसी भी पोजीशन पर नया कॉलम नई रो को ऐड कर सकते हो। नाउ गिवन अ डेटा फ्रेम MDF is shown below. Again the MDF data frame are here. Now अब आपने लिखा MDF डॉट ड्रॉप टोटल ऑर्डर एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे वो ड्रॉप वाला जो टोटल और ऑर्डर वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ ड्रॉप A, D, A को डिलीट करना है और D को डिलीट करना है, तो भाई D तो है ही नहीं, है ना, A डिलीट होगा ओनली। नाउ A, D एक्सेस इक्वल्स टू 1, अंडरस्टूड। तो इसका यहाँ पे एरर जनरेट होगी, यदि आप देखोगे तो यहाँ एरर जनरेट होगी। पहली बात तो ये कि MDF में मैम टोटल और ऑर्डर नाम का तो कोई भी कॉलम या रो इंडेक्सेस आपको दिख रहा है क्या, नहीं, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ तो आपके जो कॉलम्स है वो तो ABC है, टोटल ऑर्डर तो है ही नहीं, तो कॉलम्स और कॉलम्स एक्सेस डजंट एग्जिस्ट, ऐसी एरर जनरेट होगी। नाउ इसके बाद ड्रॉप कर रहे हो आप A और D, तो भाई A तो अवेलेबल है बट D इज नॉट हियर, सो D कॉलम इंडेक्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, नाउ A, D एक्सेस इक्वल्स टू 1, अगेन एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख रहे हो, बहुत बढ़िया, यहाँ तो एक्सेस भी नहीं लिखी है ना, बट D नाम का तो कोई कॉलम ही नहीं है ना, कॉलम इंडेक्स ही नहीं है, तो वही एरर आ रही है। देखो एक्सेस 1 मींस कॉलम्स, देयर आर नो कॉलम्स नेम ऑफ टोटल एंड ऑर्डर।
नो एक्सेस गिवन, ए कॉमा डी से डिलीट तो हो जाएगा, बट एक्सेस नहीं दिया हुआ है कि कौन सी एक्सेस डिलीट करना है, रो या कॉलम। तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 डिफॉल्ट होती है, तो यहाँ पे यदि हम डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल्स टू 0 देखें तो यहाँ तो कोई इंडेक्सेस ही नहीं मैच कर रहे हैं। Now x is equals to 1 means column, there is no column by the name of D in the data frame, hence the error will come। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बेटा, एरर्स वाले भी आ सकते हैं। ओके, नाउ राइट अ स्मॉल पाइथन कोड टू ड्रॉप अ रो फ्रॉम डेटा फ्रेम लेबल्ड एज 0। अभी जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर के मैं टोटल 40 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये 40 के 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक सेशन में बने रहना और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकियों से समझना, क्योंकि बेटा एज इट इज क्वेश्चन थ्योरी पेपर में आएगा, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कैसे अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। सो राइट अ स्मॉल पाइथन कोड, एक छोटा पाइथन कोड लिखना है जो क्या करता है, किसी रो को डिलीट करेगा डेटा फ्रेम से। अब रो को डिलीट करना है तो वो उसका लेबल भी क्या है, 0 है, बहुत ध्यान से समझना। रो डिलीट करना है तो एक्सेस की वैल्यू 0 होती है जो डिफॉल्ट होती है, और डिलीट करना है तो मैम ड्रॉप मेथड का यूज कर लेंगे। अभी डिलीट क्या करना है, वो रो लेबल डिलीट करना है जिसकी वैल्यू एक्सेस वैल्यू 0 होगी। तो सिंपल सा कोड यहाँ पे लिखोगे ड्रॉप ऑफ 0, एक्सेस की वैल्यू 0 लिखो नहीं लिखो वो तो ऑप्शनल ही है। ड्रॉप ऑफ 0 से क्या होगा, 0 नंबर वाली जो रो है, ये 0 नंबर से सपोज आपने 10 20 30 असाइन करवाया हुआ है और ये कॉलम वैल्यूज कॉलम इंडेक्सेस है, तो ये पूरी रो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी ड्रॉप मेथड से। समझ गए। नाउ एक्सप्लेन व्हाट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डूइंग। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये कर क्या रहे हैं। नाउ डीएफ इज द नेम ऑफ डेटा फ्रेम। अब इस डीएफ का मतलब यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम है। आईलॉक मेथड, बहुत ध्यान से समझना, आईलॉक मेथड में ऐसे 5 लिखा हुआ है, मतलब 0 से 5 तक के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जिसमें 5 एक्सक्लूड होगा, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है 1:5, तो 1:5 मतलब अगेन 1 से लेकर 5 तक एक्सेस कर रहे हो आप, ठीक है। और कॉमा लगा इसके बाद, मतलब ये आपकी बात हो रही है रो की, और कॉलम का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, पूरे कॉलम को एक्सेस करोगे। आईलॉक मेथड 5:0, तो 5 से लेकर 0 तक एक्सेस करना है। 1:5,0 ये रो और कॉलम की वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी हुई, जो इंडेक्सेस लिखे हैं उसी इंडेक्सेस के बीच की वैल्यूज को एक्सेस करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2:7, 1:3, तो बेटा 2 से लेकर 6 तक 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट एक्सक्लूड होंगे। यहाँ पे 1 2 एलिमेंट एक्सक्लूड होंगे, 3 वाला क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो इट विल डिस्प्ले 5 रोज ऑफ डेटा फ्रेम, जो पहला वाला एलिमेंट है वो 5 रो को डिस्प्ले करेगा। दूसरा देखो इट विल डिस्प्ले 5th रो ऑफ डेटा फ्रेम, फर्स्ट से लेकर सेकंड से लेकर 5th तक डिस्प्ले करेगा, मतलब 0 तक एक्सक्लूड होगा। 1 से लिखा हुआ है ना 5 तक, तो यहाँ से 1 से लेकर 5 तक लास्ट एक्सक्लूड होगा। इट विल डिस्प्ले 6th रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम, मतलब यहाँ पे देखोगे आप 5:0, तो ये आपको ये रिटर्न करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इट विल डिस्प्ले 2nd to 5th रो, सेकंड से लेकर 5th रो तक देगा, क्योंकि 2,5 लिखा था। इट विल डिस्प्ले 2nd to 5th रो फर्स्ट 5 कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम, पहले 5 कॉलम शुरुआत के। एंड इट विल डिस्प्ले 3rd to 7th रो सेकंड एंड थर्ड कॉलम वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इनको ध्यान से देख कर करके आना एग्जाम में। Okay, now 25th question, trying to extract the first 5 rows of data frame X, Nia has given code is। आपको पहली 5 रो को एक्सेस करना है। निया ने ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है पहली 5 रो को एक्सेस करने के लिए। तो X नाम की यहाँ पे क्या दी हुई है, एक डेटा फ्रेम दी हुई है, X.loc मेथड का यूज किया हुआ है और यहाँ 0:5 लिखा हुआ है। बट वॉट इट इज रिटर्निंग 6 रोज, ये तो 6 रो रिटर्न कर रहा है, हमें तो शुरुआत की 5 रो चाहिए थी। वाई इट इज रिटर्निंग 6 रोज, क्या बता सकते हो। सजेस्ट द लोकेशन सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, इट रिटर्न 6 रोज बिकॉज लोक डजंट प्रोड्यूस आउटपुट लाइक स्लाइसेस। लोक मेथड जो है वो स्लाइसेस में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इंक्लूड्स बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट टू करेक्ट द अबव, नियर नीड्स टू चेंज द कोड टू। लोक मेथड क्या करता है, आपको पूरा एंड तक रिटर्न करता है रिजल्ट, तो आपको इसको करेक्ट करना होगा 0 to 4 में। 0 to 5 लिखा हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 0 to 4 में, तो ये स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एक्सक्लूड करके देता है आपको, ठीक है, चीजों को। Now what is the following statement doing? अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या काम कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है जी। df.drop मेथड, तो ये तो पता चल रहा है कि डेटा फ्रेम से कोई वैल्यू डिलीट हो रही है। क्या डिलीट हो रहा है, कॉलम 0 नाम वाला कॉलम डिलीट हो रहा है, कॉलम ऑफ 0।
और कॉलम के लिए लगाते हैं एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो सिंपल सी बात है कि डेटा फ्रेम से 0 नंबर वाला कॉलम क्या हो रहा है, रिमूव होगा। रिमूव द फर्स्ट कॉलम जिसकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू 0 होगी। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगेन द कोड इज हियर। इसका क्या आउटपुट आएगा ध्यान से समझना। numpy और pandas को इंपोर्ट कर लिया। अब x नाम की एक डेटा फ्रेम बनाइए जिसमें वेरिएबल 1 और इस वेरिएबल 1 जो वैल्यू है, जो की वैल्यूज है, उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है, ये की हो गया आपका डेटा फ्रेम में डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये डिक्शनरी का की और वैल्यू में आप अरेंज फंक्शन से 1 से लेकर 20 तक दो नंबर को स्कीप करके अरेंज करवा रहे हो। मतलब 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे आपकी वैल्यू 20 तक चलेगी। नाउ इंडेक्स वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी, 9 8 7 6 10 1 2 3 4 5 है ना, 9 8 7 6 ये उसकी इंडेक्स वैल्यूज हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बेसिकली डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब आउटपुट बताना है। तो x.iloc मेथड, x.head फंक्शन, x.tel फंक्शन, इनके अपने काम होते हैं। iloc फंक्शन क्या करता है, iloc जो मेथड है वो डिफॉल्ट जो आपके इंडेक्सेस होती है वहां से चीजों को एक्सक्लूड करके नंबर को स्लाइस करके रिटर्न करती है। हेड क्या करता है, हेड फंक्शन टॉप से 5 रो रिटर्न करता है डिफॉल्ट, वैसे 2 रो को भी आप एक्सेस कर सकते हो। टेल फंक्शन बॉटम से जितने आपको चाहिए उतने एलिमेंट को रिटर्न करके देगा। तो अब हमने प्रिंट करवा लिया x1 कॉलन, ठीक है, और इसके बाद प्रिंट करवा लिया x1, फिर हमने प्रिंट करवा लिया x2, फिर हमने प्रिंट करवा लिया x3। तो x1 x2 x3 को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो। तो देखो x1 में प्रिंट करवाते हैं तो 9 10 11 आ रहा है, x2 को प्रिंट करवाओगे तो 1 और 3 आएगा, x3 को प्रिंट करवाओगे तो 13 15 17 19 आएगा। तो ये 3 आपने यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करवा लिए हैं। x जो है एलिमेंट वो कहाँ से, 2 से लेकर आप प्रिंट करवाओगे। तो जो भी एलिमेंट आपके प्रिंट होंगे ना, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि 1 दो एलिमेंट स्किप होंगे ना, जो आपकी लिस्ट बनेगी 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 15 17 एंड 19, 20 तक तो होगा नहीं क्योंकि 20 के बाद नंबर नहीं है, 20 वाला नंबर एक्सक्लूड होता है। यहाँ जो इसके इंडेक्सेस होंगे वो 9 8 7 6 10 1 2 3 4 और 5। तो ये इंडेक्सेस हो गए, ये वैल्यूज हो गई, ठीक है जी। और यहाँ पे जो इसका की इंडेक्स है वो क्या होगा, यहाँ जो इसका की इंडेक्सेस है वो हो जाएगा आपका वेरिएबल 1। अब इस हिसाब से यदि आप iloc मेथड का यूज करते हो 4 से 7 तक, तो 4 से 7 तक देखो क्या हो जाने वाला है। 4 से 7 तक यदि आप जाओगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 से 7 मतलब कुछ यहाँ से एलिमेंट आपको यहाँ तक मिलेंगे, है ना। हेड ऑफ 2, तो हेड ऑफ 2 में स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट मिलेंगे। टेल ऑफ 4, तो टेल ऑफ 4 में लास्ट के 4 एलिमेंट मिलेंगे, है ना। तो ऐसे आप x1 x2 x3 में वैल्यूज को पास कर दे रहे हो और इसको फिर प्रिंट करवाना है, सिंपल सी बात है। तो देखो वही प्रिंट हो रहा है, ये लास्ट के 4 एलिमेंट, मिड के 2 एलिमेंट, स्टार्टिंग के आपके 3 एलिमेंट हो गए। ओके, नाउ व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड डू। अब ये वाला जो कोड है ये क्या काम करेगा, pd.data फ्रेम बनाया, वही सेम है, अरेंज फंक्शन के साथ में ये बना दी। x1 में iloc 4,7 हेड 2 टेल 4 ये दिया हुआ है। नाउ आपको बताना है द गिवन कोड इज क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। देखो सेम क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ था, कोड दिया था, आउटपुट बताना था। यहाँ पे आपको पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको समझाना है कि कोड काम क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने समझाया वही लिख देना है कि x एक डेटा फ्रेम है और यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में x1 जो वैल्यूज है उसकी 4 5 6 रो को आप एक्सेस कर रहे हो और इसके बाद आप लाइन ऑफ कोड से पहली 2 रो को एक्सेस कर रहे हो हेड फंक्शन की मदद से और फिर टेल फंक्शन की मदद से लास्ट से 4 रो को एक्सेस कर रहे हो। दैट्स इट, बस आपको अब थ्योरी में लिखना था। नाउ राइट द करेक्ट आउटपुट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग pandas कोड। अब ये pandas कोड आपके सामने है और इसका करेक्ट आउटपुट लिखना है। तो बेटा कोड दिया जा सकता है, उसका आउटपुट लिख दो, कोड दिया जाएगा उसकी एरर बता दो, कोड दिया जाएगा इसको सही कैसे लिखना है वो बता दो, ये कोड काम क्या कर रहा है उसको डिटेल में बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते है ना। ना इंपोर्ट pandas एज pd, ओके मैम समझ में आ गया। अब df नाम की एक डेटा फ्रेम बना दी जो कि डिक्शनरी से क्रिएट की है। a नाम से जो कॉलम बनेगा उसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी आपकी p01 p02 p03। b नाम का एक कॉलम बनेगा उसमें वैल्यू आएगी पेन पेंसिल इरेजर, क्या आ जाएगा पेन पेंसिल इरेजर, ठीक है। उसके बाद ये हमने एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाई, एक और डेटा फ्रेम बनाई है जिसको रीनेम कर दिया, कॉलम्स को रीनेम कर दिया, ए को PID से रीनेम कर दिया है और B को रीनेम कर दिया है P नेम से, ठीक है। तो एक डेटा फ्रेम बनाया, उसी सेम डेटा फ्रेम को रीनेम कर दिया। तो ये हो गया आपका PID
और ये रीनेम होकर हो जाएगा पी नेम। बात समझ में आई। फिर हमने इंडेक्सेस को भी, मतलब जो रो इंडेक्सेस है उनको भी रीनेम किया। तो रो इंडेक्सेस बेसिकली बात करें तो ए बी सी 0 1 2 को, ये 0 1 2 रो इंडेक्सेस है, 0 को रिप्लेस कर रहे हो ए से, इसको बी से और इसको सी से रीनेम कर रहे हो। तो अब जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे तो ये डेटा फ्रेम प्रिंट होके कैसी दिखेगी, ये डेटा फ्रेम प्रिंट होके कुछ इस तरीके से PID P नेम, ठीक है, और आपको यहाँ पे तीनों PID P नेम दिखेंगे और 0 1 2 3 की जगह ABC शो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रीनेम मेथड को कॉल किया है। और ये जो रीनेम मेथड है वो रो और कॉलम के इंडेक्सेस को बदलने में हेल्प करता है, ठीक है। कॉलम के इंडेक्सेस को बदलना है तो कॉलम्स लिखते हो, रो के इंडेक्सेस को बदलना है तो इंडेक्स लिखते हो, इंडेक्स का यूज करते हो। सेम चीज यहाँ देखो, ये PID P नेम हो गया और यहाँ 0 1 2 3 की जगह ABC आ चुका है। ओके जी। नाउ व्हाई इज द फॉलोइंग कोड नॉट रिमेनिंग द इंडेक्स एंड कॉलम्स इवन व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटिंग विदाउट एनी एरर, कंसीडरिंग दैट द सेल ऑफ डेटा फ्रेम DF इज शोन ऑन द राइट। ओके जी, ये समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो कोड लिखा हुआ है, दिस कोड नॉट रीनेमिंग द इंडेक्स, इंडेक्स और कॉलम्स के जो इंडेक्स वैल्यूज होती है उसको रीनेम नहीं कर रहा है। सो व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटिंग विदाउट एनी एरर, और ये कोड बिना कोई एरर के रन भी हो रहा है लेकिन कॉलम और इंडेक्सेस की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, उसको रीनेम नहीं कर पा रहा है। तो आप कोड ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सेल DF नाम से एक डेटा फ्रेम बनाई, डॉट रीनेम मेथड में इंडेक्स इक्वल्स टू जोन C सेंट्रल, जोन D दक्षिण लिख दिया। कॉलम्स नाम का एक वो लिया हुआ है लिस्ट पैरामीटर जिसमें टारगेट, टारगेटेड और सेल्स अचीव्ड लिखा हुआ है, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं हम सेल DF को। सो व्हाट्स द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस बाय द अबव कोड। यदि आप यहाँ पे देखो तो ये है सेल नाम के DF जिसमें जोन A B C D है, टारगेट और सेल्स है, ये आपके सेल्स DF है। अब इसमें जोन C को चेंज कर रहे हो आप सेंट्रल से, जोन D को दक्षिण से चेंज करना है, और टारगेट को बदलना है टारगेटेड से और सेल्स को बदलना है अचीव्ड से। तो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, रीनेम मेथड का यूज करेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कुछ नहीं करना, यही कोड आपको लिख कर आना है यहाँ पर, ठीक है। सेम कोड यदि आप ये लिखोगे तो आपका आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जोन A B C D, और बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो टारगेट और सेल्स। ओके, ये तो नॉर्मल आपकी वही लिखी हुई है डेटा फ्रेम, हमें यहाँ पे एरर बतानी है, तो विच मीन्स द गिवन डेटा फ्रेम इज शोन अनचेंज्ड, देयर इज नो सिंटेक्स एरर इन द कोड। हाँ वही ना, कोई एरर जनरेट नहीं होगी। इंटरनली द लाइन 1 ऑफ द कोड रिमेन्स इंडेक्स and columns, but since in place argument is not given, so it made the changes in new data frame। मेरी बात समझ में आई, करा क्या इसने यहाँ पर। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल होगा, वो इसलिए बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, मुझे भी नहीं दिखी। क्या आपको दिख रही है कोई एरर? नहीं ना, ये स्लैश नहीं आएगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगी क्योंकि लिखा तो सब सही है। यहाँ पे क्या होगा, एक नई डेटा फ्रेम जनरेट हो जाएगी जिसमें क्या होगा, ये नाम से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो देयर इज नो एरर, बट नाम भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक नई डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट होगी। एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं होंगे। जब एक पैरामीटर होता है दैट इज इन प्लेस पैरामीटर को यदि आप सेट करते हो तो यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। Now 31st question, what correction modification would you suggest for the problem of previous question? ये जो previous question भी मैंने बताया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करने वाले हो, क्या सजेशन देने वाले हो जिससे इंडेक्स और कॉलम की वैल्यू बदल जाए, टारगेट से टारगेटेड हो जाए और सेल से अचीव्ड हो जाए। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको इसका सिर्फ एक एलिमेंट दैट इज इन प्लेस की वैल्यू ट्रू सेट कर देनी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक सेम डेटा फ्रेम में वैल्यूज चेंज हो जाएगी, सेम डेटा फ्रेम का आप इंडेक्स और कॉलम बदल पाओगे। तो ये इन प्लेस नाम का जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर काम करेगा। यदि इसको यूज नहीं करोगे तो नई डेटा फ्रेम बन जाएगी। अंडरस्टूड? सो टू चेंज द इंडेक्स कॉलम नेम्स इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम ना, वी मस्ट गिव द आर्ग्यूमेंट इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। मेरी बात समझ में आई? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया है फिर से समझ लो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये आपको कमांड दी हुई है, ये आपको कोड दिया हुआ है, इस कोड में बेसिकली आप रीनेम कर रहे हो इंडेक्स को, कॉलम के इंडेक्सेस को भी, रो के इंडेक्सेस को भी, बट ये रीनेम हुए नहीं और कोई एरर भी नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोड आपका बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन आपने एक जो पैरामीटर है वो मिस किया था। उस पैरामीटर की मदद से एक नई डेटा फ्रेम जनरेट हो रही थी, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में बदलाव नहीं हो रहे थे और कोई एरर भी नहीं आ रही थी। लेकिन यदि आप एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस करना चाहते हो तो आपको इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना होगा, जिससे डेटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएंगे, कॉलम और रो के इंडेक्सेस बदल जाएंगे। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे देखो, एक सेक्शन नाम की आपने क्या बना ली, लिस्ट, एक क्लासेस नाम की लिस्ट बना ली। सेक्शन में AB है और क्लासेस 643 है।
समझ में आया? अब डीसी नाम की एक डिक्शनरी बना रहे, सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ पे हमने 2 की और वैल्यू पेयर लिए हुए हैं। सेक्शन वाला जो की है उसके अंदर ए बी सेक्शन दे दोगे और नंबर ऑफ क्लासेस में 643 नंबर ऑफ क्लासेस वैल्यूज आ जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें इस डिक्शनरी को पास कर दिया। इंडेक्स की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू दे दी, मतलब एक इंडेक्स वैल्यू भी दी हुई है हमने, रो इंडेक्स वैल्यूज भी दी हुई है। अब डीएफ डॉट लोकेशन ऑफ ट्रू को प्रिंट करवाते हो तो क्या आंसर जनरेट होता है? क्या यहाँ पे कोई की एरर आती है या सजेस्ट द करेक्शन सॉल्यूशन ऑफ द अबव कोड? देखो कभी भी कीज की जो वैल्यूज होती है ना वो रिपीट नहीं होती है, पहली चीज तो ये समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, द अबव कोड इज गिविंग की एरर बिकॉज इट हैज क्रिएटेड द डेटा फ्रेम विद स्ट्रिंग इंडेक्स, इट इज ट्राइंग टू एक्सेस रोज कंसीडरिंग इन इंडेक्सेस एज बुलियन। यहाँ पे आप स्ट्रिंग इंडेक्सेस दे रहे थे जो किस में लिखते हैं हम, जो हम लिखते हैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड में, ठीक है जी। अब बेसिकली बात करें तो ट्रू फॉल्स ऑलरेडी बुलियन वैल्यूज है, ऑलरेडी क्या है, बुलियन वैल्यूज है और हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन फॉर द अबव प्रॉब्लम इज रिमूव द कोट्स। इस कोट्स को यदि आप रिमूव कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ट्रू फॉल्स क्या है, बुलियन वैल्यूज है। मेरी बात समझ में आई? यदि आप नॉर्मल ट्रू लिखते हो तो इसका अपना मतलब है, और यदि आप इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिख देते हो इंडेक्सेस में तो इसका मतलब बदल जाता है। इसको ऑलरेडी फिक्स एक मतलब है, बुलियन वैल्यूज है, बुलियन इंडेक्सेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। पढ़ा था कि इंडेक्सेस को हम बुलियन इंडेक्सेस के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो ये ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, जो सिंगल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, ये सिंगल इन्वर्टेड में नहीं आएगा क्योंकि इसका अपना मतलब है। ये इंडेक्सेस आप बुलियन इंडेक्सेस के फॉर्मेट में देते हो क्योंकि बुलियन की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। क्लियर? नाउ 33 क्वेश्चन देखो। 33 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन अ सीरीज दैट स्टोर्स द एरिया ऑफ सम स्टेट्स इन किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक सीरीज है जिसमें आप एरिया को स्टोर करवाते हो किलोमीटर स्क्वायर में। विद राइट कोड टू फाइंड आउट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 एरियाज ऑफ द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज में से आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया को फाइंड आउट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सीरीज क्रिएट की हुई है, देखो सीरीज 1 जिसमें ये एरिया लिखा हुआ है और बेसिकली यहाँ पर है ना सारे एरियाज लिखे हुए स्क्वायर फीट में। अब आपको बिगेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करो, सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करके आपको 3 बिगर मिल जाएंगे, सॉर्ट करके आपको 3 स्मॉलर भी मिल जाएंगे। अब सॉर्ट कैसे करवाओगे? सॉर्ट वैल्यूज करवाने के लिए जरूरी है कि या तो आप टेल फंक्शन का यूज कर लो या हेड का यूज कर लो। सॉर्ट वैल्यूज नाम का फंक्शन तो यूज होगा ही, 2 तरीके से यहाँ बताऊंगी। देखो बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करवानी है तो सीरीज 1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करोगे। यहाँ पे इन्होंने टेल फंक्शन का यूज कर लिया है, ठीक है। नीचे से एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट होते जाएंगे, या फिर आप सॉर्ट वैल्यूज में हेड ऑफ 3 कर दो। तो सॉर्ट वैल्यूज के बाद में लास्ट के 3 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, हेड से आपको टॉप के 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे सॉर्ट होकर। ये हेड और टेल फंक्शन समझ में आ गया। ये सीरीज है, ये सीरीज की वैल्यू देखो, ये आपको टॉप से 3 और ये बॉटम से 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, वो भी सॉर्ट होने के बाद। या तो ये करो या फिर इसका ऑल्टरनेट कोड दिया हुआ है, सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिखने से क्या होगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, ठीक है। और लिखना वही हेड ऑफ 3 एंड टेल ऑफ 3, तो टॉप 3 और बॉटम 3 आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? तो सॉर्ट वैल्यूज में या तो आप डिफॉल्ट सॉर्टिंग करवाना चाहते हो तो असेंडिंग होती है, और असेंडिंग नहीं करवाना है तो असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स सेट कर दोगे तो डिसेंडिंग सॉर्ट हो जाएगी। ओके बस कुछ क्वेश्चंस और फिर सेशन को एंड करूंगी। आई नो बट एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है, इस चीज का ध्यान रखना। फ्रॉम द सीरीज 1 एरिया गिवन अर्लियर दैट स्टोर्स एरिया ऑफ स्टेट इन किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द एरियाज दैट आर मोर देन 50,000 किलोमीटर स्क्वायर्स। अब क्या करना है, ये जो सीरीज है यहाँ पे ये बताना है कि इसमें 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा कौन कौन से एरियाज है। तो कितने होंगे, 1 2 3 है ना, 2 ही दिख रहे हैं मुझे, 3 भी नहीं, 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कोड लिखना है। क्या कोड लिखोगे बेटा, बहुत ईजी है। बस सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पे सीरीज डेटा ऑब्जेक्ट में लिख देना है सीरीज 1 की वैल्यू जहां ग्रेटर देन 5,000 होगी, 50,000 होगी, वो वैल्यूज आपको इस सीरीज से मिल जाना चाहिए। उसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है, तो आउटपुट आपको 50,000 से ज्यादा वाली वैल्यूज आ जाएगी। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट विद 6 रैंडम इंटीजर्स हैविंग इंडेक्सेस एस पी क्यू आर एंड टी वी। 6 ऐसे आपको रैंडम इंटीजर्स प्रिंट करवाने हैं जिन 6 रैंडम इंटीजर्स का इंडेक्स दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे आपके 6 रैंडम इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे यहाँ पे, 6 रैंडम इंटीजर्स आएंगे। अंडरस्टूड दिस थिंग? 1 2 3 4 5 और 6, इनके जो इंडेक्सेस है वो है पी क्यू आर एन टी और वी। अब यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वो रेंडमली आनी चाहिए,
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो आपने पेंडास और नंपाई को एक्सेस कर लिया। नाउ आप लिख रहे हो यहाँ पे एक सीरीज फंक्शन जिसमें आप एनपी का नंपाई अरे का रैंडम मॉड्यूल, उसके अंदर एक फंक्शन होता है रेंड इंट नाम का फंक्शन जो होता है ना, जो रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करेगा, वो भी 6 नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स। तो 6 कॉमा साइज इक्वल्स टू 6 कर दिया। ये होता है आपका रैंडम मॉड्यूल, किसका, रैंडम फंक्शन बोल सकते हो नंपाई का, जिसमें रेंड इंट नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। और उसके इंडेक्सेस जो देना है तो इंडेक्सेस दे दिए मैम, पी क्यू आर एन टी वी, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रैंडम यदि आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो रैंडम इंटीजर्स के लिए रेंड इंट नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि नंपाई अरे का रैंडम मॉड्यूल के अंदर होता है। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा सीरीज एंड देन चेंज द इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट इन एनी रैंडम ऑर्डर। अब एक प्रोग्राम लिखना है जो कि डेटा सीरीज को क्रिएट करेगा, सीरीज क्रिएट करेगा, और उसमें जो इंडेक्सेस है उन इंडेक्सेस को चेंज करेगा, वो भी रैंडम ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? ये कोड बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है। जो कोड यहाँ लिखा रहेगा उसको रन करके देखना एक बार, आपको समझ में आएगा। सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे हम यहाँ पर, पेंडास लाइब्रेरी और नंपाई लाइब्रेरी को क्या कर लेंगे मैम, इंपोर्ट कर लेंगे। pd.series फंक्शन में डेटा वैल्यूज क्रिएट कर लिए, 100 200 300 400 500 इंडेक्सेस हमने ij के lmn दे दिए। तो ये आपकी एक ओरिजिनल डेटा सीरीज हो गई जिसको आपने प्रिंट करवा लिया। अब रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है मैम, तो s1 डॉट, इस s1 डॉट में re इंडेक्स नाम का एक फंक्शन करेंगे क्रिएट री, और उसमें जो आपने इंडेक्स आपको रैंडमली जो देना है वो इंडेक्स वैल्यूज आपने दे दी। तो इस फंक्शन की मदद से क्या होगा, जो इंडेक्स वैल्यूज है वो रैंडमली चेंज होगी। नाउ डेटा सीरीज आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, तो अब ये इंडेक्स ये हो जाएंगे और वैल्यूज भी इसकी रैंडमली बदल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या करना था इसमें, सिर्फ आर इंडेक्स का यूज करना था। क्लियर? नाउ राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ सीरीज, सीरीज की वैल्यू को सॉर्ट करवाना है तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन, सीरीज के इंडेक्स को एक्सेस करना है तो सीरीज डॉट इंडेक्स, वैल्यूज को एक्सेस करना है तो सीरीज डॉट वैल्यूज। पढ़े हमने, फंक्शंस भी पढ़े हमने मैम, और हमने साथ में यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स से वो भी पढ़े हैं। तो S1 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज एंड स्टोर इट इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट S2। क्लियर? तो यहाँ पे पहले तो हमने क्या लिखा है, S1 नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये S1 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिख दिया, तो जैसे ही S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखा तो ये वैल्यूज आपकी सॉर्ट हो जाएगी। डिफॉल्ट कैसे सॉर्ट होगी, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में करना है तो असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स सेट करोगे। नाउ S1 को प्रिंट करवा लिया, फिर आप क्या कर रहे हो, S2 को सॉर्ट करना है, तो S2 को अभी सॉर्ट नहीं करना है, इसको तो नॉर्मल प्रिंट करवाया है, तो ये नॉर्मल प्रिंट हो गया आपका। देखो ये आफ्टर सॉर्टिंग भी इसका आंसर रिजल्ट रिटर्न हो रहा है आपको, क्योंकि इसकी जो सॉर्ट वैल्यू है वो S2 में आ रही है। ये S1 सीरीज है और ये इसकी सॉर्टेड सीरीज है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, क्योंकि हमने लिखा क्या है, S2 इज इक्वल्स टू S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज। अंडरस्टूड दिस थिंग? इससे क्या होगा, S1 की जो वैल्यू है वो सॉर्ट होगी और सॉर्ट होके आंसर जो आएगा वो S2 में आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट S1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इंडेक्सेस एंड स्टोर इट इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट S3। बहुत ध्यान से समझना, अभी इसका प्रीवियस क्वेश्चन हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखा था जिसमें डिफॉल्ट सॉर्ट वैल्यूज में कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बेटा सॉर्ट वैल्यूज में आपको असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट करना होगा। ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट X1 है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो सीरीज ऑब्जेक्ट X3 में आ चुका है। कैसे, क्या लिखोगे, S3 इज इक्वल्स टू S1 डॉट सॉर्ट इंडेक्स वैल्यू और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया। तो अब ये जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। पहले S1 को प्रिंट करवाया, ये देखो 6 7, और जब S3 को प्रिंट करवाओगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग आपको दिखेगी। तो बस ध्यान रखना, असेंडिंग की जो वैल्यू है वो फॉल्स सेट करोगे तो डिसेंडिंग में प्रिंटिंग हो जाएगी। नाउ गिवन अ सीरीज ऑब्जेक्ट S4, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यूज एट इट्स सेकंड रो एंड थर्ड रो टू 8000। अब यहाँ पे आपको एक S4 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, गिवन दिया हुआ है। S4 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, हियर। S4 नाम का ये सीरीज ऑब्जेक्ट आपको गिवन दिया हुआ है। अब इसका सेकंड और थर्ड रो, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, इसमें आपको ये जो वैल्यू दी हुई है ना 5600 5000, इसको 8000 से बदलना है। दोनों जगह पर 8000 आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे इंडेक्सिंग करते हो वैसी वैल्यूज को बदल सकते हो। तो आपने यहाँ पर एक S4 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में चेंजेस करना है। तो आपने यहाँ पर लिखा S4 ऑफ 1:3 भाई 0, ये हो गया आपका 0 वाला इंडेक्स, ये हो गया 1 वाला इंडेक्स, ये 2 और ये 3। तो 1 से लेकर 3 आप रेंज दोगे जिसमें 1 और 2 में चेंजेस हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू क्या सेट कर दे, 8000। बात समझ में आई? क्या करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, देखो ये 0 1 2 3 इंडेक्सेस है, यहाँ हमने लिखा
S4 ऑफ 1 कॉलन, ये आपका 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, ये वाला वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1,2 पर सेट क्या कर दें 8000। तो अब जहां जहां पर ये दोनों वैल्यूज आपको मिलेगी इंडेक्स की, वहां 8000 सेट हो जाएगा। और जब आपने S4 को प्रिंट करवा लिया, तो S4 जब प्रिंट होगा तो यहाँ देखो दोनों जगह 8000 हो गया, 5600 से 5000 से बदलकर, सिर्फ इस एक लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। गिवन अ सीरीज ऑब्जेक्ट S5, एक S5 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, 579 वैल्यूज है, 012 इंडेक्स है, इसका क्यूब कैलकुलेट करवाना है। क्या करवाना है? इसका क्यूब कैलकुलेट। तो जब क्यूब कैलकुलेट करवाना होता है मैम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इससे तो आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो होता है ये एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है। यदि मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज 2 और डबल स्टार लगा के 2 लिखा हुआ है, ये सिंगल लगा के इसको यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लगा के मैंने यदि 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 होगी, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 जनरेट होगा, तो ये क्यूब हुआ, है ना। सिंगल स्टार मल्टीप्लाई करता है, डबल स्टार पावर कैलकुलेट करता है। तो अब यदि आपको क्यूब करवाना है तो 3 लिख देना पावर एक्सपोनेंशिएशन में। तो वही करा है यहाँ पे, देखो S4 नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे हमने S5 में क्या लिख लिया है, बेसिकली S5 डबल स्टार 3 क्यूब कैलकुलेट करना है, तो S5 सीरीज ऑब्जेक्ट है, डबल स्टार 3 कर दोगे तो S5 के जितने भी एलिमेंट हो गए सबका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो S5 में 579 है, 5 का क्यूब कितना हुआ 125, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करने के लिए एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे ही कोड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। कोड दिया हुआ है, एरर बता दो, एरर दी हुई है, कोड सही कर दो। ठीक है, कोड दिया हुआ है, आउटपुट बता दो, आउटपुट दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे कोड कैसे कर सकते हो। प्रोग्राम बनाने को आ सकता है, गिवन सीरीज और डेटा फ्रेम दे सकते हैं, इसके बेसिस पे आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम होता क्या है, इसके कितने इंडेक्सेस हैं, इनकी क्या क्या मेथड्स है, ये अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को, एज इट इज एग्जाम में आते हैं, और सॉल्व करके जरूर जाना अपने एग्जाम के लिए, चाहे टर्म 1 एग्जाम दे रहे हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यूनिट टेस्ट या फाइनल एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में यूनिट 2 के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।